दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले कई महीनों से मणिपुर जल रहा है। हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर सरकार के हिसाब से पिछले एक साल में सिर्फ 2023 में 150 लोग मारे जा चुके हैं, 500 लोग इंजर्ड हो चुके हैं और करीब करीब 50,000 लोग स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट्स के अंदर भाग चुके हैं। मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन के हिसाब से 2008 से 2018 बस इतने ही टाइम पीरियड के अंदर 1444 ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की घटनाएं रिपोर्ट की गई है। साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल के अनुसार 2015 से 2020 के दरमियान सिर्फ इन 5 सालों के अंदर 450 सिविलियंस मारे गए हैं और 145 आर्म फोर्सेस के जवान शहीद हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने अभी अभी पूरे मणिपुर के अंदर AFSPA लागू किया है, जिससे आर्म फोर्सेस को असीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। दोस्तों ऊपर से अगर देखा जाए तो यह मामला एथनिक वायलेंस का लगता है। मतलब दो समुदायों के बीच झड़प होती है, दो समुदायों के बीच हिंसा होती है, ऐसा ये मामला दिखता है। लेकिन यह मामला इतना सरल नहीं है। इस मामले को कई पहलू है। इन हिंसा की घटनाओं को ऐतिहासिक पार्श्वभूमि है। मणिपुर की जो ज्योग्राफी है उसका भी बहुत बड़ा कनेक्शन इस संघर्ष के पीछे है। ड्रग्स का काला सच भी इन घटनाओं से जुड़ा हुआ है। चाइना का इंटरेस्ट भी इससे जुड़ा हुआ है। म्यांमार की बॉर्डर से होने वाली घुसपैठ भी इससे जुड़ी हुई है। धर्मांतर इन सभी घटनाओं के जड़ में है और आखिरकार प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है वो इन सभी घटनाओं के ऊपर प्रभाव डालती है। गृह मंत्री अमित शाह खुद जब इस इशू के अंदर पर्सनली ध्यान दे रहे हो, CRPF और BSF की कई कंपनियां महीनों से मणिपुर के अंदर तैनात हो, उसके बावजूद भी अगर हिंसा नहीं थम रही है तो जाहिर है कि मामला इतना सरल नहीं है। आखिर क्या कारण है? ये जो लोग हैं जो हिंसा करते हैं, जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें फंडिंग कौन करता है? हथियार और गोला बारूद उन तक पहुंचता कैसे है और कौन भेजता है? हिंसा करने के बाद वो कहां और कौन सी जगह जाके छुप जाते हैं कि हमारे सुरक्षा दल उन्हें ढूंढ नहीं पाते? आइए इस इशू को शुरू से समझते हैं। दोस्तों ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपके विचार हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों इस संघर्ष की जड़ें छुपी हुई है ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर। ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर मणिपुर के इलाके के अंदर मैती जो समुदाय है उनका अपना अलग एक राज्य था, उनका अपना अलग से एक राजा था। सन 1891 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने मैती राज्य को हिंदुस्तान से जोड़ दिया और एक नया प्रिंसली स्टेट बना जिसका नाम था मणिपुर। उस वक्त भी नागा समुदाय के जो लोग थे वो पहाड़ियों में रहते थे और उनके लिए अलग से नागा हिल डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए थे ब्रिटिशर्स की तरफ से। और तभी से नागा और मैती इन दोनों समुदायों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। संघर्ष था जमीन के हक के लिए, संघर्ष था नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए और संघर्ष था अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए। भारत को आजादी मिलने के बाद तब के जितने भी मेजॉरिटी प्रिंसली स्टेट्स थे उनकी तरह ही मणिपुर प्रिंसली स्टेट ने भी भारत के अंदर शामिल होने का निर्णय कर लिया। वहां के उस वक्त के उनके जो राजा थे बोध चंद्र सिंह, उन्होंने 11 अगस्त 1947 के दिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर साइन कर दिया। मणिपुर भारत का हिस्सा बन गया। दिक्कत यह थी कि राजा जी ने डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले मणिपुर की जनता से कोई संवाद नहीं किया। उस वक्त मणिपुर की जनता अपनी संस्कृति को कायम रखने के लिए अपने खुद के लिए कुछ विशेषाधिकार चाहती थी। उतना ही नहीं तो मणिपुर स्टेट जो है उसके अंदर कौन से इलाके आने चाहिए इसके ऊपर भी बड़ी बहस हो रही थी। लेकिन राजा जी ने किसी से कोई बात नहीं की और डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर उन्होंने साइन कर दिया। इसी की वजह से मैती, कुकी और नागा समुदायों के अंदर संघर्ष बढ़ने लगा। मणिपुर की अगर ज्योग्राफी देखी जाए तो वो एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है। आजू बाजू से मणिपुर पहाड़ों से घिरा हुआ है और बीच में है इम्फाल वैली। इम्फाल वैली के अंदर ज्यादातर मैती समुदाय के लोग रहते हैं और पहाड़ियों के अंदर
नागा, कुकी और जो समुदाय के ट्राइबल्स रहते हैं। मणिपुर की अगर डेमोग्राफी देखी जाए तो 60% पॉपुलेशन मैती समुदाय की है और बचे हुए 40% पॉपुलेशन के अंदर नागा, कुकी और बहुत ही कम जो समुदाय के लोग रहते हैं। भारत में लोकसभा हो या विधानसभा हो, सीटों की संख्या लोक संख्या के हिसाब से तय होती है। मणिपुर के अंदर मणिपुर विधानसभा में टोटल 60 सीट्स है, जिनमें से 40 सीट इंफाल वैली से आती है जहां पे मैती समुदाय रहता है और बची हुई 20 सीटें पहाड़ी इलाकों से आती है, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट से आती है जहां पे नागा और कुकी समुदाय रहता है। जाहिर है कि हर बार मणिपुर के अंदर सरकार मैती समुदाय के सपोर्ट से ही बनती है क्योंकि मेजॉरिटी सीट्स मैती इलाकों में से आती है और इसीलिए नागा और कुकी समुदाय को हमेशा यह लगता आया है कि उन पर अन्याय हो रहा है। नागा और कुकी समुदाय में ये जो अन्याय की भावना है, इसी वजह से नागा और कुकी समुदाय से कई सारे इंसर्जेंट मिलिटेंट ग्रुप्स बने हैं, जैसे कि नागा नेशनल काउंसिल, NSCN, कुकी नेशनल आर्मी और यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट। ये सारी नागा और कुकी लोगों की लिबरेशन आर्मीज हैं। इन सारे आतंकवादी संगठनों की तरफ से मैती समुदाय के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया गया। जब मैतियों पर अटैक होने लगा तब उन्होंने भी अपने संरक्षण के लिए और दूसरों के ऊपर वार करने के लिए अपनी खुद की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस बना ली। पीपल्स लिबरेशन आर्मी और रिवॉल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट ये मैती समुदाय की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है। मणिपुर की एक खास बात है, यहां पे मैती समुदाय वर्सेस बाकी के समुदाय ऐसा पिक्चर नहीं है। यहां पे जो 3 मेजर समुदाय है, मैती, नागा और कुकी, ये तीनों समुदाय आपस में लड़ते हैं। मैती नागा से लड़ते हैं, नागा कुकीज से लड़ते हैं, कुकीज मैतीज से लड़ते हैं। ये तीनों एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। ऐसा कोई भी बाइपोलर स्ट्रगल यहां पे दिखाई नहीं देता है। तीनों का उद्देश्य एक ही है, जमीन पर कब्जा करना, नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर कब्जा करना और अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना। इस संघर्ष का एक बहुत बड़ा कारण है रिलीजियस कन्वर्जन। मैती समुदाय मेजॉरिटी हिंदू है, बहुत कम मैतीज मुसलमान भी है। नागा और कुकी समुदाय जो है वो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला है। पहले से नागा और कुकी क्रिश्चियन नहीं थे, लेकिन ब्रिटिश टाइम पीरियड से क्रिश्चियन मिशनरीज की तरफ से नागाज और कुकीज को कन्वर्ट किया जा रहा था क्रिश्चियन धर्म के अंदर। आज 95% नागा और कुकी समाज क्रिश्चियन बन चुका है। उतना ही नहीं तो क्रिश्चियन मिशनरीज की तरफ से अब मैती समाज को, जो कि हिंदू है, उन्हें भी कन्वर्ट करने के प्रयास किए जाने लगे हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर हम कुछ आंकड़े देखें तो 1961 से 2011 तक मणिपुर में हिंदुओं की संख्या जो कि 62% थी, वो 62% से घटकर 42% हो चुकी है। और उसी टाइम पीरियड के अंदर क्रिश्चियंस की संख्या मणिपुर के अंदर, जो कि पहले 1961 में 19% थी, 19% थी, वो 19% से बढ़कर 41% हो चुकी है। ये भी संघर्ष का एक बहुत बड़ा कारण है। हाल ही में जो हिंसा की घटना हो रही है मणिपुर के अंदर, उसकी शुरुआत हुई मार्च 2023 के अंदर। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चीफ मिनिस्टर है बीरेन सिंह। बीरेन सिंह की गवर्नमेंट ने मणिपुर के अंदर होने वाले ड्रग्स के कारोबार के ऊपर रेड्स मारना शुरू कर दिया। वहां पे घने जंगलों में पेड़ों को काटकर वहां पे अफू की खेती की जा रही थी। ऐसे खेतों के ऊपर रेड मारी गई। उतना ही नहीं तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर से ड्रग्स को स्मगल करके, म्यांमार बॉर्डर से स्मगल करके मणिपुर में लाया जाता था और फिर मणिपुर से पूरे देश के अंदर उन ड्रग्स को भेजा जाता था। ऐसी ड्रग्स की कई कंसाइनमेंट्स के ऊपर रेड करके बीरेन सिंह सरकार ने उन ड्रग्स को सीज कर दिया। बीरेन सिंह सरकार के इस रवैये की वजह से मणिपुर के अंदर ड्रग्स का कारोबार करना मुश्किल हो चुका था। कुछ बड़े लोग इस ड्रग्स के कारोबार से संबंधित थे।
उन्होंने सारी कोशिशें कर ली सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की, ताकि ड्रग्स के ऊपर ये जो रेड मारी जा रही है वो रेड को रोका जाए। लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हुई, रेड्स लगती गई और ड्रग्स का कारोबार मणिपुर के अंदर करना मुश्किल हो गया। और तब इन सब ये जो बड़े लोग थे वो वेट करने लगे ऐसी किसी अपॉर्चुनिटी का, जिससे स्टेट के अंदर की लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए, पुराने हिस्टोरिकल विवाद खड़े हो जाए, लोग एक दूसरे का गला काटे और यह सरकार जल्दी से जल्दी बदल जाए। और ऐसा एक मौका इन लोगों के हाथ जल्दी ही मिल गया। मार्च 2023 के अंदर बीरेन सिंह सरकार ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने एक कुकी डोमिनेंट विलेज के अंदर, एक गांव था, पहाड़ी गांव, जो जहां पे कुकी समुदाय के लोग ज्यादातर रहते थे, वहां के कुछ घर तोड़ दिए जो कि सरकारी जमीन पर बनाए हुए थे। इस बात को मुद्दा बनाया गया, कुकी समाज आहत हुआ, प्रदर्शन करने के लिए रास्ते के ऊपर उतर आया, लेकिन यह मुद्दा उतनी तबाही नहीं मचा पाया। मई 2023 में एक बहुत बड़ी घटना हुई। मणिपुर हाईकोर्ट ने यह ऑर्डर दिया सरकार को, राज्य सरकार को, कि मैती समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल किया जाए, यानी कि उन्हें एसटी का स्टेटस दिया जाए। इसकी बैकग्राउंड यह है कि करीब करीब 10 साल पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की तरफ से एक रिसर्च कंडक्ट किया गया और रिसर्च करने के बाद यह रिकमेंडेशन दिया गया कि मैती समुदाय को भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए। उस वक्त के नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो चेयरमैन थे, रामेश्वर ओराओ, इनकी अध्यक्षता में जो भी कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की तरफ से यह रिकमेंडेशन दी गई थी। इस रिकमेंडेशन के खिलाफ नागा और कुकी समुदाय की तरफ से उस वक्त 2013 में कड़ा विरोध किया गया, प्रदर्शन किए गए और इस रिकमेंडेशन के खिलाफ कई केसेस कोर्ट के अंदर फाइल किए गए। 10 साल बाद सारी केसेस को देखते हुए, सारी दलीलों को सुनते हुए, मणिपुर हाईकोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि मैती समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिस्ट के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। यह जजमेंट सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट साबित हुआ। नागा और कुकी कम्युनिटीज रास्ते पर उतर आई और इस जजमेंट के खिलाफ प्रदर्शन करने लगी। इस विरोध का कारण यह है कि नागा और कुकी समुदाय पहले से ही एसटी कैटेगरी में शामिल है। अगर मैती समुदाय भी एसटी कैटेगरी में अगर आ गया तो नागा और कुकी, इन दोनों को मिलने वाले जो आरक्षण है वो प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएंगे। उनका यह कहना है कि मैती समाज में साक्षरता का प्रमाण सबसे ज्यादा है, रोजगार के अवसर मैती समाज को बहुत ज्यादा मिलते हैं क्योंकि वो इंफाल वैली के अंदर रहते हैं और इसीलिए उन्हें आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें एसटी लिस्ट के अंदर शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उतना ही नहीं तो उनका यह भी कहना है कि अगर मैती समाज एसटी कैटेगरी में अगर आ गया तो वो भी पहाड़ों के ऊपर जो विलेजेस है उसके अंदर वो जमीनें खरीद पाएंगे। आज मैती समाज पहाड़ों के ऊपर की जमीनें नहीं खरीद सकता। इन सब कारणों की वजह से आज तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट नागा और कुकी समुदायों की तरफ से करना शुरू हो गया। सिर्फ उतना ही नहीं तो नागा और कुकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से मैती बस्तियों के ऊपर भी अटैक्स करना शुरू कर दिया गया। आए दिन लोग मरने लगे। ड्रग्स के बिजनेसमैन ऐसी ही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, उनकी तरफ से इन सारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग किया जाता है, हथियार और गोला बारूद म्यांमार के रास्ते मणिपुर में लाया जाता है और इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन घटनाओं को, इन हिंसाओं को जिंदा रखने के लिए, इन घटनाओं को जारी रखने के लिए चाइना से भी फंडिंग आ रही है, लेकिन इसका कोई भी ठोस सबूत नहीं है। दोस्तों, आज भी मणिपुर जल रहा है, वहां के बिजनेसेस ठप है, फैक्ट्रियां ठप है, वहां के लोगों के पास कमाई करने का कोई जरिया नहीं है। आर्म फोर्सेस की लाइफ वहां पे सबसे ज्यादा कठिन है। पहाड़ी इलाका और घने जंगलों में उन्हें मिलिटेंट्स के साथ फाइट करना पड़ता है। सबसे डिफिकल्ट बात यह है कि कौन टेररिस्ट है और कौन नहीं समझ में ही नहीं आता, क्योंकि सब के सब वहां के लोकल्स हैं। केंद्र सरकार की तरफ से इन तीनों ग्रुप्स के साथ कई बार बातचीत की गई है। नागा ग्रुप्स का यह कहना है कि एक नया राज्य बनाया जाए जिसका नाम होगा ग्रेटर नागालैंड।
आज का जो राज्य है नागालैंड, उसके साथ साथ मणिपुर के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट जोड़ के नया राज्य बनाया जाए, ग्रेटर नागालैंड, जो नागाओं का राज्य होगा। कुछ संगठनाएं सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्हें हिंदुस्तान से अलग होकर अपना नया देश बनाना है, और इसको जस्टिफाई करने के लिए वो हिस्टोरिकल एग्जांपल्स देते हैं। मणिपुर की समस्या का समाधान 3 पॉइंट्स में रखा जा सकता है। पहला, म्यांमार के साथ जो भारत की बॉर्डर है मणिपुर के अंदर, उसको पूरी तरह से सील करना और स्मगलिंग को रोकना। दूसरा, वहां के समुदायों को यह समझाना जरूरी है कि वो अगर पास्ट को पकड़ के बैठे तो उसकी वजह से उनका प्रेजेंट और उनका फ्यूचर खराब हो रहा है, और इसीलिए वो पास्ट को छोड़कर एक नई शुरुआत करें और अपने समुदाय के बेहतरी के ऊपर ध्यान दें। और आखिर में तीसरी बात, केंद्र सरकार को डायलॉग से और अपने कामों से वहां के समुदायों को और वहां के लोगों को यह विश्वास दिलाना होगा कि वो भारत के अभिन्न अंग है। उनकी चिंता केंद्र सरकार उतनी ही करती है जितनी भारत के दूसरे लोगों की। दोस्तों, एक बार अगर मणिपुर के लोगों में यह नेशनलिज्म की भावना प्रस्थापित अगर हो गई तो फिर अगला रास्ता आसान है। इन 3 पॉइंट्स के अलावा केंद्र सरकार को और मणिपुर की राज्य सरकार को और कुछ क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपके जो भी ख्याल होंगे वो कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।